हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल द सक्सेस जोन। जैसा कि हमारी सीरीज़ चल रही है मध्यकालीन भारत की मध्यकालीन भारत की 2 या 3 क्लास हम अभी तक क्या कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। तो आज की जो क्लास है जिसमें हम आगे के मध्यकालीन भारत के क्या है क्वेश्चंस का एनालिसिस करेंगे और पूरे क्वेश्चंस के साथ हम ऑप्शंस का भी एनालिसिस करेंगे, क्योंकि ओवरऑल हमको मध्यकालीन भारत यहाँ पर क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे वीडियो को और देखते हैं क्या आ रहा है। द सक्सेस जोन, पटवारी, एसएससी, एमपी एग्जाम, बैंक, रेलवे, एलआईसी। इसके लिए आपको हमारा चैनल क्या करना पड़ेगा, सब्सक्राइब करना पड़ेगा। मैथ्स की क्लास आपको अवेलेबल हो रही है डेली 8:30 PM पर आपको अवेलेबल है। आपको संविधान की क्लास, मध्यकालीन भारत की क्लास, कुछ समय के बाद आप लोगों को करंट अफेयर्स की क्लास भी क्या होगी, अवेलेबल हो जाएगी। ठीक है, न्यू बैचेस, हमारे न्यू बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, जिसके लिए आप क्या कर सकते हैं, क्यूरी कर सकते हैं। ये नंबर आपको दिया हुआ है, इस नंबर पर कॉल करके आप न्यू ऑफलाइन बैचेस के बारे में क्या कर सकते हैं, इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को और देखते हैं हमारा पहला MCQ क्वेश्चन क्या है मध्यकालीन भारत का। पहला प्रश्न बोल रहा है, भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। गुलाम वंश की यदि बात करें मध्यकालीन भारत में, तो गुलाम वंश जो था बेटा वो 1206 से शुरू हुआ था और 1290 तक शुरू हुआ था। गुलाम वंश की यदि मैं बात करूं तो गुलाम वंश में टोटल लगभग 11 लोगों ने शासन किया था, लेकिन मूल रूप से जो गुलाम हुए थे वो कौन हुआ था, कुतुबुद्दीन ऐबक हुआ था। ठीक है, इल्तुतमिश हुआ था और कौन हुआ था, बलवन हुआ था। 3 लोग मूल रूप से क्या हुए थे, गुलाम हुए थे और बाद में इनका क्या किया था, इनकी गुलामी वाला जो पद था या वो था वो बाद में क्या कर दिया गया था, समाप्त कर दिया गया था। एक्चुअल में ये जो थे इसको हम मामलुक वंश भी कहते हैं। मामलुक वंश मतलब इसका पूर्ण मतलब जो होगा, मतलब ऐसे व्यक्ति जो ऐसी संतानें जिनके माता पिता किसी के क्या रहे हों, गुलाम नहीं रहे हों। ठीक है, तो ये क्या हुआ हमारा, इसको हम मामलुक वंश भी बोलते हैं। बाद में इसको क्या, एक्चुअल में इसको मामलुक वंश बोला जाना चाहिए। ठीक है, तो भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, तो पहला आंसर जो दिख रहा है इसका, पहला ऑप्शन है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था, कुतुबुद्दीन ऐबक था। क्योंकि इसने क्या किया था बेटा, गुलाम वंश की नींव रखी थी और इसने अपनी राजधानी क्या बनाई थी, लाहौर को अपनी राजधानी बनाई थी। हमने क्लास में देखा कि 1206 से लेकर 1210 तक इसका क्या था, शासन था, और 1210 में चौगान खेलते हुए इसकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। एक्चुअल में इसका नाम क्या है, देखो ऐबक, ऐबक मतलब होता है चंद्रमा का देवता। क्या होता है इसका मतलब, चंद्रमा का देवता कुतुबुद्दीन ऐबक। इसने चंदावर के युद्ध में जो 1194 में हुआ था, किसका, मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच, उसके लिए क्या करा था इसने, उसमें मदद करी थी। अब कुतुबुद्दीन ऐबक हमारा हुआ, इसका आंसर जो सही है वह क्या है, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन इल्तुतमिश की यदि मैं बात करूं तो इल्तुतमिश जो था वो कुतुबुद्दीन ऐबक का क्या था, गुलाम था। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम किसका था, मोहम्मद गौरी का गुलाम था। ठीक है, अब इल्तुतमिश के बारे में, तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक यदि किसे कहा जाता है, क्या किसको कहा जाता है, इल्तुतमिश को कहा जाता है। इसे मकबरों का पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को, मकबरों का क्या कहा जाता है, इसको पितामह भी कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद यदि मैं बात करूं इल्तुतमिश के बाद आपको चौथा ऑप्शन जो दिख रहा है वह क्या है, आराम शाह। आराम शाह क्या था, कुतुबुद्दीन ऐबक का बेटा था। कुतुबुद्दीन ऐबक की जैसे ही 1210 ईस्वी में क्या होती है, मृत्यु होती है, तो आराम शाह क्या बैठता, गद्दी पर बैठता। आराम शाह को क्या मिलता है, राष्ट्रीय शासन मिलता है। लेकिन एक लड़ाई होती है, कब होती है लड़ाई, वो लड़ाई होती है 1211 में। ठीक है, क्या नाम था उस लड़ाई का, उस लड़ाई का नाम था बेटा जूद की लड़ाई। कौन सी लड़ाई, जूद की लड़ाई, जो इल्तुतमिश और आराम शाह के बीच होती है। किस किस के बीच होती है, इल्तुतमिश और आराम शाह, मतलब ये आराम शाह और इल्तुतमिश के बीच में जूद की लड़ाई होती है। और इस जूद की लड़ाई में क्या होता है, इल्तुतमिश जीत जाता है और फिर दिल्ली सल्तनत पर वो क्या करता है, शासन करता है। केकूबद की बात करूं तो ये जो केकूबद है बेटा, ठीक है, इसको देखते हैं। केकूबद, केकूबद जो है वो किसका बेटा है, वो बेटा था किसका, बलवन का। ठीक है, बलवन भी गुलाम वंश का एक शासक था, जिसके बारे में हमने देखा सिजदा और नौरोज ये प्रथाएं इसने शुरू करी थी। तो बलवन का बेटा था और बलवन, इसने एक्चुअल में क्या किया था, केकूबद ने अपनी सल्तनत के विस्तार के लिए खिलजी वंश का संस्थापक था जलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, कौन था, जलाउद्दीन खिलजी। जलाउद्दीन खिलजी को इसने क्या किया था, बुलाया था, और जलाउद्दीन खिलजी ने बाद में इसकी क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। और इसकी हत्या करने के बाद सन 1290 में केकूबद का बेटा, जिसका नाम था क्यूमर्स, क्या नाम था, क्यूमर्स। ध्यान रखना इस बात को, ये जो क्यूमर्स है, ये क्यूमर्स गुलाम वंश का क्या था,
अंतिम शासक था। गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन हुआ था? क्यूमर्स हुआ था, और ये केकूबत का क्या था? बेटा था। और कुछ 3-4 महीने ये शासन करता है और जलाउद्दीन खिलजी क्या करता है? इसकी भी हत्या करवा देता है एक नदी के तट पर। और फिर इसके बाद गुलाम वंश के बाद कौन सा वंश दिल्ली सल्तनत पे आएगा? खिलजी डायनेस्टी आएगी, जिसका संस्थापक कौन था? जलालुद्दीन खिलजी। ठीक है। आराम शाह हम देख चुके हैं। ठीक है। तो भारत में गुलाम वंश का जो संस्थापक था वो मेन रूप से कहेंगे किसको? कुतुबुद्दीन ऐबक को। यदि दिल्ली सल्तनत के वास्तविक संस्थापक की बात हो रही है तो वास्तविक संस्थापक कौन हो जाएगा बेटा? इल्तुतमिश हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। क्या बोल रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया? कुतुब मीनार जिसको यूनेस्को ने 1993 में, ठीक है, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया है। किसने? यूनेस्को में। आगे हम देखेंगे कि यूनेस्को क्या होता है। तो अभी क्वेश्चन को देखें, कुतुब मीनार के कार्य को किसने पूरा किया था? रजिया सुल्तान, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, बलवंत। तो इसका सही आंसर जो है वो किसने पूरा किया था? इल्तुतमिश ने। लेकिन इसको बनवाने का काम जो शुरू किया था, इसको जो कुतुब मीनार को बनवाने का जो काम शुरू किया था वो किया था किसने? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। तो हमारे क्वेश्चन का जो आंसर है वो आंसर क्या होगा? इल्तुतमिश। लेकिन कुतुब मीनार को बनवाने का काम, क्योंकि देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 तक 1210 तक राज किया इसने। ठीक है। कुतुब मीनार बनवाना इसने शुरू कर दिया था, लेकिन बीच में क्या हो गई? इसकी मृत्यु हो गई। तो इसका काम पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। इल्तुतमिश 1211 से 1236 तक क्या करता है बेटा? 1211 से 1236 तक यह शासन करता है। ठीक है। तो रजिया सुल्तान की बात करें तो रजिया सुल्तान जो है वो किसकी बेटी थी? इसकी इल्तुतमिश की बेटी थी। इसके कार्यकाल रहा था कब? 1236 से 1240 तक। 1240 में एक जगह है, क्या उसका नाम था? केथल में कुछ डाकुओं द्वारा इस पर हमला कर दिया गया था और इसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी। यहीं से वो कहावत जो है वो बहुत प्रचलित है कि रजिया फंस गई गुंडों में। ठीक है। तो ये चीज़ है। देखिए जीएस जो है ना, उससे हमें डरना नहीं है। ठीक है। कई बच्चे देखा है मैंने, मैथमेटिक्स। देखिए मैथ्स भी ज़रूरी है, लेकिन जीएस भी आप लोगों के लिए क्या है? ज़रूरी है। अकेले मैथ्स के या अकेले दूसरे सब्जेक्ट के बल पे एग्ज़ाम क्रैक नहीं हो सकती। आप मैथ्स के या इंग्लिश के या दूसरे सब्जेक्ट के ज्ञाता बन सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए आपके सभी सब्जेक्ट क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए। जब तक आपके सभी सब्जेक्ट इक्वल नहीं होंगे, जब तक क्या होगा? आप कोई एग्जाम क्रैक नहीं कर सकते। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? कौन से नगर की बात हो रही है बेटा? आगरा नगर की स्थापना की यदि मैं बात करूं तो जो आगरा नगर है उसकी स्थापना करी थी सिकंदर लोदी ने। किसने करी थी बेटा? सिकंदर लोदी। ये बहलोल लोदी, ठीक है, बहलोल लोदी का तीसरा पुत्र था। किसका? बहलोल लोदी मतलब क्या? लोदी डायनेस्टी, लोदी वंश का संस्थापक था बहलोल लोदी, उसका बेटा था। इसने सिकंदर लोदी ने आगरा शहर को क्या किया था? बसाया था। इसके बारे में यदि मैं बात करूं, सिकंदर लोदी के बाद आपको ऑप्शन में क्या दिख रहा है? फिरोज तुगलक जो था वो मोहम्मद तुगलक का क्या था? चचेरा भाई था, तुगलक वंश का था। इसके बारे में कहावत है कि इसने क्या 11 नहरें बनवाई थी, जो आज भी लगभग उन नहरों का यूज़ हो रहा है। बहुत प्रचलित नहरें बनवाई थी, 11 नहरें बनवाई थी। मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें तो इसका बचपन का नाम क्या था बेटा? जोना खां इसका बचपन का नाम था। इसने जो राजधानी है अपनी कहाँ से कहाँ ले गया था? दिल्ली से दौलताबाद ले गया था। मतलब इस एक शहर था जिसका नाम क्या था? देवगिरी, और इस देवगिरी का नाम बदल के इसने क्या कर दिया था? दौलताबाद कर दिया था। मोहम्मद बिन तुगलक ने लगभग 300 शहर बसाए थे। कितने शहर बसाए थे? 300 शहर, जिसमें से दौलताबाद, ठीक है, कई सारे शहर बसाए थे। अलाउद्दीन खिलजी की यदि मैं बात करूं तो खिलजी वंश का जो संस्थापक था वो कौन हुआ था? जलाउद्दीन खिलजी का दामाद बोल सकते हैं या भतीजा बोल सकते हैं। जो कौन था? अलाउद्दीन खिलजी, जिसने इसकी हत्या कर दी थी। अलाउद्दीन खिलजी ने जलाउद्दीन खिलजी की क्या कर दी थी? हत्या कर दी थी। इसके समय में सबसे एक महत्वपूर्ण आक्रमण जो है, जो मतलब इतिहास में क्या है, फेमस है, उसका नाम क्या है? चित्तौड़। राजा जो थे, क्या नाम था उनका? राजा रतन सिंह, जिसमें रानी पद्मावती ने क्या कर लिया था? जोहर कर लिया था। कई चीज़ों में हमने इसके बारे में देखा। तो इसका जो सही आंसर है वो है सिकंदर लोदी। और सिकंदर लोदी ने 1504 ईस्वी में, इस चीज़ को ध्यान रखना है, कब? 1504 ईस्वी में आगरा शहर को क्या किया था? बसाया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा? कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? ध्यान से समझिए क्वेश्चन को। कुबत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो कुबत उल इस्लाम मस्जिद जो है उसका सही आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा क्या किया गया था?
कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किया गया था। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी देख चुके हैं हम इसके बारे में, इल्तुतमिश भी हम देख चुके हैं, आदिल शाह देख चुके हैं। ठीक है, तो कुबतुल इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से वह दिल्ली का सुल्तान कौन था जिसकी मृत्यु चौगान या पोलो खेलते हुए हो गई थी। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो है वह आएगा कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु 1210 ईस्वी में चौगान खेलते हुए हुई थी। ठीक, अगर हम सेकेंड ऑप्शन की तरफ चलें, सेकेंड ऑप्शन क्या बोल रहा है, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और गयासुद्दीन तुगलक। अलाउद्दीन खिलजी की मृत्यु की बात करूं तो अलाउद्दीन खिलजी की जो मृत्यु हुई थी वो जलोदर नाम के एक रोग से हुई थी 1316 में। फिरोज शाह तुगलक की बात करूं तो फिरोज शाह तुगलक की जो मृत्यु हुई थी वो 1388 में हुई थी। गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु कब हुई थी, 1325 में, क्योंकि तुगलक वंश शुरू हुआ था कब, 1320 से, और लगभग 5 वर्ष बाद किसकी, गयासुद्दीन तुगलक की क्या हो जाती है, मौत हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम, क्या बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। या तो ससुर बोल लें हम उसको, या हम उसको क्या बोल सकते हैं, चाचा भी बोल सकते हैं। मतलब जलाउद्दीन खिलजी का दामाद भी था और भतीजा भी था, कौन, अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या था, फिर से क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस खिलजी शासक ने दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या करवा दी थी। तो इसका सही आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर क्या, 4, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने ससुर की हत्या करवा दी थी, जिसका नाम क्या था, जलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी। अभी हम डिस्कस कर चुके हैं रजिया सुल्तान, इसका कार्यकाल क्या था, 1236 से 1240 तक। इसके समय में लाल वस्त्र जो था ना बेटा, वो न्याय का प्रतीक माना जाता था। लाल वस्त्र इसके समय में किसका प्रतीक माना जाता था, न्याय का प्रतीक माना जाता था। तो ये रजिया सुल्तान जो बेटी थी वह किसकी थी, इल्तुतमिश की बेटी थी। ये चीज़ आप दिमाग के किसी कोने में क्या कर सकते हैं, रख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8वां क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मोहम्मद गौरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए निम्नलिखित में से किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। मतलब मोहम्मद गौरी मूल रूप से शासक कहाँ का था, गजनी का शासक था। कहाँ का शासक था, गजनी का। लेकिन जब वो भारतीय मूल में घुसा और भारतीय मूल से जीत के वापस गजनी लौट गया, हमने देखा 1191 में एक युद्ध हुआ था तराइन का, 1192 में दूसरा युद्ध हुआ था, एक युद्ध हुआ था किसका, इल्तुतमिश और किसके बीच में, इल्तुतमिश और यल्दोज के बीच में हुआ था, जिसको हम क्या बोलते हैं, तराइन का तीसरा युद्ध बोलते हैं। अब ये जो 2 युद्ध हुए थे, 1192 का जो युद्ध हुआ था, इसको जीतने के बाद मोहम्मद गौरी कहाँ चला गया, गजनी चला गया। और पूरी जो भारतीय संस्कृति है या बहुत सारी जो भारतीय क्षेत्र है वो दे के गया था किसको, कुतुबुद्दीन ऐबक को दे के चला गया था। क्योंकि देखो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद इसका कोई उत्तराधिकारी नहीं था, तो इसकी मौत के बाद जो इसके गुलाम हुए करते थे, ठीक है, जैसे कि यल्दोज, ठीक, कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके जो भी गुलाम हुआ करते थे उन्होंने क्या किया था, इसकी जो जीती हुई सत्ता थी उसको अपने अपने हिस्सों में बांट लिया था। तो भारतीय जो सत्ता थी या भारतीय जो क्षेत्र था जो इसने जीता था वो किसके हिस्से में आया, कुतुबुद्दीन ऐबक के। और इसने बाद में किसकी नींव डाली, हमने अभी देखा, बाद में इसकी गुलाम वंश की नींव डाली थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है हमारा, दिल्ली में कौन सा ऐतिहासिक स्मारक भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण। मतलब दिल्ली में एक ऐसा स्मारक है जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला श्रेणी का उदाहरण है। तो इसका सही आंसर जो है वो सही आंसर आएगा क्या, हुमायूं का मकबरा। हुमायूं का जो मकबरा है ना बेटा, वो स्थापत्य कला, मतलब मुगल स्थापत्य कला का एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है। अगर हम पूछ सकें कि हम देख सकें कि ताजमहल जो है वो भी कहीं ना कहीं एक इसी तरह हुमायूं के मकबरे से ही हम बोल सकते हैं क्या इंस्पायर्ड है। हुमायूं का मकबरा बनवाया किसने था, हुमायूं की बेगम जो थी सलीमा बानो, उसने हुमायूं का मकबरा बनवाया था। और एक्चुअल में ये फेमस किस लिए है, ये उसकी चारबाग एक शैली है, जो पौधारोपण की एक गार्डन की एक शैली होती है जो इससे पहले कहीं भी नहीं थी। चारबाग शैली के लिए फेमस है। और हुमायूं के मकबरे के आसपास सिर्फ हुमायूं नहीं, जितने भी काफ़ी मुगल सम्राट जो हैं, ये अपने सलीमा बानो की भी मकबरा यहाँ पर है। शाहजहाँ का जो सबसे बड़ा बेटा था दारा शिको का मकबरा भी यहाँ पर है। कई मुगल शासकों का मकबरा भी यहीं पर है। और इसीलिए 1993 में कुतुब मीनार के साथ साथ, ठीक है, कुतुब मीनार के साथ साथ 1993 में, जैसे कुतुब मीनार को भी 1993 में यूनेस्को ने क्या किया था, विश्व धरोहर सूची में शामिल किया। अब ये यूनेस्को है क्या,
देखिए, यूनेस्को जो है ये जो विश्व धरोहर होते हैं, ठीक है, जो पूरे वर्ल्ड की कला संस्कृति होती है, इनको बचाने के लिए या इनको एक महत्व देने के लिए क्या करता है, अपनी सूचियों में शामिल करता है। तो उस सूची में अभी लेटेस्ट में क्या किया था उसने 2021। देखिए, सबसे पहले हम यूनेस्को को समझ लेते हैं। तो यूनेस्को की यदि मैं बात करूं तो यूनेस्को का गठन जो हुआ था बेटा वो 1945 में हुआ था। कब हुआ? 1945 में यूनेस्को का गठन हो गया, ठीक है। भारत इसका सदस्य कब बनता है? भारत इसका सदस्य बनता है कब? 1946 में। इसमें टोटल 195 देश सदस्य हैं। कितने? 195। इसका जो मुख्यालय है वह कहाँ पर है बेटा? पेरिस में है। कहाँ पर है? पेरिस में है। और वर्तमान में ये 2021 में इसने भारत में क्या किया है? 2 हेरिटेज साइट को अपनी सूची में शामिल किया। एक तेलंगाना में एक हेरिटेज साइट है और एक गुजरात की धोलावीरा, ठीक है। एक रमपप्पा मंदिर है तेलंगाना में, ठीक है, उसको शामिल किया है। और धोलावीरा की जो गुजरात में है उसको शामिल किया है। यदि मैं भारत की बात करूं, किसकी बात करूं? भारत की। तो भारत की टोटल 40 हेरिटेज साइट जो हैं वो यूनेस्को ने अपने उसमें शामिल करी है बेटा। पहले कितनी थी? 2021 से पहले 38 थी। यदि मैं मध्य प्रदेश की एक बात करूं, खजुराहो को 1986 में उसने यूनेस्को ने क्या किया है? अपने उसमें शामिल किया है, अपनी सूची में शामिल किया, वर्ल्ड हेरिटेज साइट की सूची में शामिल किया, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर है वो क्या है? हुमायूं का मकबरा, ठीक है। कुतुब मीनार के बारे में हम देख चुके हैं। कुतुब मीनार कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू करवाई थी, पूरा काम इल्तुतमिश ने करवाया। बख्तियार काकी को समर्पित थी ये, ठीक है। लोधी का मकबरा, यह भी कहाँ पर है बेटा? यह भी दिल्ली में है, ठीक है। लाल किले की बात करूं तो यह किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। यह भी कहाँ है? दिल्ली में है। और यहीं से हमारा क्या ध्वजारोहण किया जाता है। ये सब चीज़ हमको पहले से पता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या बोल रहा है। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था, इसके लिए एक विभाग बनाया था उसने। मतलब दिल्ली सल्तनत के एक सुल्तान की बात हो रही है, इसने एक विभाग बनाया था जिसका नाम था क्या? दीवान खैरात। मतलब इसको हिंदी में यदि मैं बोलूं तो इसको हिंदी में क्या बोलेंगे बेटा? इसको हिंदी में बोलेंगे हम क्या? दान विभाग। तो इसका सही आंसर देखते हैं, यह किसने बनवाया था? यह बनवाया था फिरोज तुगलक ने। किसने बनवाया था? फिरोज तुगलक ने बनवाया था, ठीक है। ये तुगलक वंश का संस्थापक था। किस वंश का? तुगलक वंश का। हमने देखा अभी 11 नहरें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसने बनवाई थी, ठीक है। तो जो दान दक्षिणा के लिए ये बहुत फेमस हुआ करता था। तो दीवान खैरात विभाग किसने बनवाया था? फिरोज शाह तुगलक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्या बोल रहा है। निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण बोला जाता है? ठीक है, इसको लाइव चैट में इसका आंसर दीजिए जल्दी से फटाफट। फटाफट इसका आंसर दीजिए, क्या हो सकता है इसका आंसर। निम्न में से किस संगीत वाद्य को हिंदू मुस्लिम गान के वाद्यों का सर्वश्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है? चलिए मैं बताता हूं इसका आंसर। इसका सही आंसर क्या है? सितार। सितार को क्यों बोला जाता है? क्योंकि सितार जो है वो भारतीय, ठीक है, वीणा, भारतीय क्या? वीणा और तंबूरा, ईरान का एक यंत्र था जिसका नाम क्या था? तंबूरा, इसका मिश्रण है। और इसको बनाने वाला व्यक्ति कौन है सितार को? आमिर खुसरो। हमने देखा आमिर खुसरो ने 7 सुल्तानों का कार्यकाल देखा था, जिसमें बलवन, अलाउद्दीन खिलजी, जलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, ऐसे 7 सुल्तान थे, है ना। इसे पूर्व का रोमर कहा जाता है, तो हिंद का तोता भी कहा गया। यह प्रीवियस वीडियो आप देख लीजिएगा, आपको इसके बारे में पूरा ब्रीफ में मिल जाएगा। तो वाद्य यंत्र जो थे हिंदू मुस्लिम गान के, वो कौन थे, या इसका सर्वश्रेष्ठ मिश्रण किसको बोला जाता है? सितार को बोला जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। किसने सल्तनत काल में प्रचलित डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है? ठीक है, डाक व्यवस्था की बात हो रही है यहाँ पे। तो डाक व्यवस्था का किसने सल्तनत में, मतलब दिल्ली सल्तनत में किया है? तो इसका जो वर्णन किया है वो सबसे श्रेष्ठ वर्णन किया है इब्न बतूता ने। इब्न बतूता के बारे में हमने देखा, इब्न बतूता कहाँ का निवासी था? मोरक्को का निवासी था। इब्न बतूता के बारे में एक पॉइंट और हम देखें कि यह किसके समय में था, तो यह मोहम्मद बिन तुगलक के समय में था, ठीक है। इसकी एक बहुत फेमस रचना है बेटा, जिसके बारे में एग्जाम में कई बार आता है। क्या आता है बहुत फेमस रचना? इसकी सबसे फेमस रचना है जिसका नाम क्या है? रेहला, ठीक है। मोहम्मद बिन तुगलक की सबसे फेमस रचना जिसका नाम क्या है? रेहला। इब्न बतूता और जियाउद्दीन बर्नी
दोनों किसके समय में थे बेटा? मोहम्मद बिन तुगलक के समय थे। ये चीज हमको क्या करनी है, ध्यान रखनी है। तो डाक व्यवस्था का, क्योंकि देखिए डाक व्यवस्था सबसे ज्यादा, यदि क्वेश्चन आए डाक व्यवस्था के बारे में, सबसे ज्यादा जो प्रयास किए वो किसने किए, इस चीज को हमें क्या है ध्यान रखना है, किसने किए? मोहम्मद बिन तुगलक ने किए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया? देखते हैं, तैमूर भारत में आया था, लूटामारी करी, लूट के और क्या किया, चला गया। तो वह किस वर्ष भारत में आया था? तो इसका सही आंसर है 1398। तैमूर जो है वो भारत में आया था 1398 में, और 1399 में क्या हुआ, चला गया। यदि मैं मुगल साम्राज्य बाबर के विषय में बात करूं तो बाबर भी क्या है, इस तैमूर लंग का ही क्या था, वंशज था, जो कब आया था 1526 में, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत में आया था। और 1530 में क्या हो गई थी, इनकी मृत्यु हो गई थी। तो जो तैमूर लंग आया था 1398 में आया, 1399 में क्या हुआ, चला गया। और अपना कुछ जो है वो किसको देके चला गया, बहलोल लोदी को देके चला गया, कि उसको जो लूटना था उसको यहाँ पर शासन नहीं करना था। लेकिन बाबर जब आया तो बाबर भी लूटने के इरादे से ही आया था, लेकिन बाद में क्या होता है, वह मुगल साम्राज्य की नींव धर लेता है। किसकी? मुगल साम्राज्य की नींव धारण कर लेता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या बोल रहा है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन? ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, लाइव चैट चल रहा होगा आपका, फटाफट। क्या बोल रहा है क्वेश्चन? दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने कहा था कि राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई? तो सबसे पहली बात हम इसका आंसर देखते हैं कि दिल्ली के किस मुस्लिम शासक के निधन पर इतिहासकार बदायूनी ने क्या थे भैया, यहाँ से एक बात निकल के आई, एक इतिहासकार थे, ये स्टेटमेंट दिया था। तो इन्होंने ये स्टेटमेंट जो दिया था वह मोहम्मद बिन तुगलक की मौत पे दिया था। किसकी मौत पे? मोहम्मद बिन तुगलक के। हम आज भी बोलते हैं ना, क्या तुगलकी फरमान है, कुछ भी फरमान अपनी आम जनता को दे देना, तो उससे जनता भी परेशान थी, ये भी परेशान थे, तो राजा को अपनी प्रजा से और प्रजा को राजा से क्या हो गई, मुक्ति मिल गई। इनका पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था अब्दुल कादिर बदायूनी। क्या नाम था? अब्दुल कादिर। और ये किसके समय में थे? मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम? बलबन गुलाम वंश का गुलाम वंश का था। ठीक है, ये हमको मालूम है। ठीक है, और ये किसका गुलाम हुआ करता था? इल्तुतमिश का। गुलाम वंश में मुख्य रूप से 3 गुलाम हुए, कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन। तो बलबन का जो पूरा नाम था, उसका पूरा नाम क्या था बेटा? गयासुद्दीन बलबन। क्या नाम था पूरा उसका? गयासुद्दीन बलबन। इसका जो पूरा नाम था उसकी यदि मैं बात करूं तो वो था गयासुद्दीन बलबन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सुल्तान नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमाओं ने, उलेमा क्या, एक जाति, ठीक है, उलेमाओं ने विद्रोह किया? ऐसा कौन सा सुल्तान था दिल्ली सल्तनत का जो नया धर्म चलाना चाहता था और क्या उलेमाओं ने उसका विद्रोह किया? इसका सही आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर होगा अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक नया धर्म चलाना चाहता था, लेकिन उलेमा जाति उस समय जो थी उसने क्या किया था, इसका विद्रोह किया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अलाउद्दीन खिलजी ने निम्नलिखित में से कहां से कई सारी संपदा प्राप्त कर दिल्ली तख्त को अधिकृत किया? मतलब उसने कहां से लूटामारी करी थी और दिल्ली पर क्या किया, अपना राज स्थापित किया? तो इसका सही आंसर क्या होगा बेटा? देवगिरी, जिसको क्या दौलताबाद कहा गया था। क्या कहा गया था? दौलताबाद। ठीक है, ध्यान रखना, इसका सही आंसर क्या होगा? देवगिरी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। अनुकूल परिस्थितियां मौजूद होने के बावजूद गुलाम वंश के शासक भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार नहीं कर पाए, इसका मुख्य कारण क्या था? मतलब गुलाम वंश जो रहा, टोटल हमने देखा गुलाम वंश जो रहा वो 1206 से रहता है, कब तक? 1290 तक, लेकिन वो और इससे आगे क्यों नहीं जा पाया? तो इसका सही जो है वो उसका सही आंसर क्या है? मंगोल। जो मंगोलियंस थे उनके आक्रमण का क्या था? भय था। काफ़ी तरीके से मंगोलियंस जो थे वो आक्रमण कर रहे थे, या एक तरीके से वो उस समय क्या थे, पावर में थे, तो उसको लेकर गुलाम वंश ज़्यादा क्या है, आगे तक नहीं बढ़ पाया। 1290 में क्या हो गया, खत्म हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली के सुल्तानों के शासनकाल में बंदगान ए खास, बात हो रही है किसके बारे में? बंदगान ए खास
किसे निर्दिष्ट करता है? मतलब बंदगान खास के विषय में यदि मैं बात करूं तो यह जो करता है यह शाही गुलाम, दिल्ली सुल्तानों के शासनकाल में बंदगान खास, सॉरी, किसे बोला जाता है? शाही गुलामों को। किसे बोला जाता है? जो शाही गुलाम हुआ करते थे उन्हें क्या बोला जाता था? बंदगान खास बोला जाता था। ठीक, नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हमारा। सल्तनत काल में मूल्यों पर नियंत्रण। ठीक है, मूल्य जो है ना, हर राजा जो होता था वो अपनी मुद्रा व्यवस्था चलाता था। जैसे हम पढ़ेंगे तो मुगल काल में सबसे जो प्रचलित सिक्का था वो हुआ करता था शनशब, एक होता था मुहर। पीतल के सिक्के चलाने वाला सुल्तान हुआ करता था मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में जब हम और MCQs में देखेंगे तो उसमें क्या था, किसानों ने इसके समय में विद्रोह कर दिया था। किसान, क्योंकि इसने क्या किया था, किसानों पर बहुत ज़्यादा टैक्स लगा दिए थे और अकाल पड़ गया था। यदि बात करें हम कि कई सारी चीज़ें इसके समय में हुई थी, है ना, दिल्ली में फ्लैग फैल गया था, कई सारी चीज़ें इसके समय में हुई थी। तो वो हम जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ते जाएंगे हम और ब्रीफ में इसको पढ़ते जाएंगे। तो अभी जो क्वेश्चन है वह क्या बोल रहा है, सल्तनत काल में मूल्यों पर नियंत्रण किसने लगाया था? तो इसमें मूल्यों पर जो नियंत्रण लगाया था सल्तनत काल में, उसका सही आंसर है बेटा किसने लगाया था? ये लगाया था आपका फिरोज तुगलक ने। किसने लगाया था सही आंसर? फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक ने इस पर क्या किया था? मूल्यों पर नियंत्रण स्थापित किया था। तो ये आज के हमारे क्या है, MCQs है। और इस MCQs में हमने काफ़ी क्वेश्चंस को कवर किया है। डेली आपको ये क्लास अवेलेबल रहेगी, 8:30 पे आपको मैथ्स की क्लास अवेलेबल रही थी। बहुत जल्दी आपकी रीजनिंग और करंट अफेयर्स की क्लास भी इसी तरीके से स्टार्ट हो जाएगी। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलें। थैंक यू सो मच।